Hello friends, welcome to our YouTube channel Love Audio Story with amazing new novel Mafia Queen's Royal Love. This novel will be published on this channel in Pocket Novel app, तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे और आगे सुनना चाहते हो तो वीडियो लाइक जरूर करना। और आप इस स्टोरी को पॉकेट नॉवल पर भी पढ़ सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका वास्तविक जिंदगी और घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। हमारी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। हमारी भावनाएं, हमारे विचार और यहाँ तक कि हमारे आसपास के लोग भी समय के साथ परिवर्तित होने के लिए ही बने होते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमने सोच रखा हो। आज ऐसा ही एक पल प्रताप सिंह राठौर की जिंदगी में आने वाला था, जिसकी उसे भनक भी नहीं थी। कहानी की शुरुआत रात के 11 बजे थे। आसमान में जैसे काले बादलों ने शोर मचा रखा था। आसमान से गिर रही बारिश की बूंदें बिजली के कड़कते ही हवा में तारों की तरह चमक रही थी। माँ सा, आप चिंता मत करिए, हम बस 15 मिनट में पैलेस पहुंच जाएंगे। ये प्रताप के शब्द थे, जो अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा था। प्रताप ने अभी फोन काटा ही था कि अचानक उसके ड्राइवर ने कार को ब्रेक मार कर रोक दिया। इस तरह ड्राइवर के ब्रेक मारने पर प्रताप बहुत गुस्सा हुआ। वह ड्राइवर को कुछ कहता उससे पहले ही पृथ्वी सिंह राठौर, जो कार की पिछली सीट पर प्रताप के पास ही बैठे थे, वह बोल पड़े, जल्दी से देखो वह कौन है। प्रताप कन्फ्यूजन से अपने दादासा को देखने लगा। उसका ध्यान फोन में था, इसलिए शायद उसने आगे देखा ही नहीं था। पर तभी उसका ध्यान भी सामने गया, जब बिजली की रोशनी में उसने एक लड़की को लड़खड़ाते कदमों के साथ देखा, जो बिल्कुल उसकी कार के बोनेट से टिकी हुई थी। एक पल के लिए तो वह बस उसे देखता ही रह गया, पर दूसरे ही पल उसने उस लड़की के ख्याल को झटका। पृथ्वी जी का ऑर्डर फॉलो करते हुए कार में आगे पैसेंजर सीट पर बैठे हुए अजय ने कहा, जी हुकुम साहब, मैं अभी देखता हूँ। वह बस कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि प्रताप ने कड़क आवाज में कहा, कोई जरूरत नहीं है। और फिर अपने दादासा की ओर देखकर अपनी टोन को थोड़ा ठीक करते हुए, दादासा रहने दीजिए ना, हमें ऐसे बीच सड़क किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी हो, हमारा उससे क्या लेना देना। और अगर ये दुश्मनों की कोई साजिश हुई तो। हालांकि प्रताप को खुद किसी से डर नहीं लगता था, पर अभी इस वक्त उसके साथ उसके दादासा भी थे, इसीलिए वह कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। वैसे भी प्रताप के लिए उसकी फैमिली के अलावा कोई भी इंसान बिल्कुल मायने नहीं रखता था। प्रताप की बात पर पृथ्वी जी ने नाराज होते हुए कहा, यह आप क्या बोल रहे हैं प्रताप? आपको समझना चाहिए, आप इस सियासत के होने वाले हुकुमशाह हैं और आपके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। प्रताप अपने दादासा से कहना चाहता था कि अब इस जमाने में हुकुमशाह और सियासत जैसी कोई चीजें नहीं होती और लोगों का ख्याल उन्हें नहीं, यहाँ की गवर्नमेंट को रखना चाहिए। मगर फिर उसने अपने ये ख्याल अपने मन में ही दबा लिए। वह ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। वैसे भी प्रताप खुद एक्सेप्ट करे ना करे, मगर उसका मन न जाने क्यों उस लड़की के बारे में सोचे बिना नहीं रह पा रहा था। ठीक है दादा साहब, मैं देखता हूँ। ये कहकर उसने अपनी गन निकाली और कार से बाहर निकल गया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसके पीछे एक दूसरी कार खड़ी थी। उसमें से लगभग 5 बॉडीगार्ड दौड़कर उसके पास आ गए। अब तक अजय भी बाहर आ चुका था। उन लोगों के सामने बहुत बुरी हालत में एक लड़की खड़ी थी, जो खड़े रहने के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उसने एक हाई नेक ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। पहले तो प्रताप ने दूर से ही चेक किया कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं, कहीं वह किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तो नहीं आई। मगर जब वह लड़की लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाली थी, तो अचानक न जाने क्यों प्रताप ने सब कुछ भूलकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। बेहोशी की हालत में भी उस लड़की के चेहरे पर दर्द साफ साफ देखा जा सकता था। जब प्रताप ने महसूस किया कि उसके पेट के पास से खून निकल रहा है, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि उस लड़की को गोली लगी थी। वह आगे कुछ एक्शन लेता उससे पहले ही पृथ्वी जी बोल पड़े, अरे इस लड़की को तो गोली लगी है, जल्दी से कार में बिठाए। हमें इनकी ट्रीटमेंट में देरी नहीं करनी चाहिए, वरना तो इनकी जान भी जा सकती है। प्रताप महसूस कर पा रहा था कि जैसे उसके हाथों में कर्द दौड़ रहा हो। आज तक उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे वह उस लड़की के करीब गया, उसके दिल में उथल पुथल मचने लगी। जब प्रताप ने देखा कि उस लड़की ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो उसे एहसास हुआ कि वह कितनी पीड़ा सह रही थी। प्रताप ने अपने हाथों में जब उस लड़की का खून देखा, तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। जब उसे पता चला कि उस लड़की को गोली लगी है, तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। उसका ध्यान बस उसके चेहरे पर था। प्रताप अपनी सेंस में तब आया जब उसके दादासा ने कहा कि लड़की को जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत है। पहले तो प्रताप का पूरा ध्यान लड़की पर था,
लेकिन फिर उसने अपने दादासा को समझाते हुए कहा, दादूसा, आपको कार से बाहर नहीं आना चाहिए। आप अंदर बैठिए, हम इस मामले को संभाल लेंगे। आप चिंता मत करिए। रात का वक्त, प्रताप के भीतर एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी, जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी और किसी को खुद से दूर जाते हुए महसूस किया। फिर अचानक वह चीखते हुए जाग गया। उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाया और एक लंबी सांस लेकर उसे पी लिया। आज पहली बार उसे ऐसा सपना आया था। उसे अक्सर डरावने सपने आते थे, लेकिन ज्यादातर उसके भाई और बाबा की मौत से जुड़े होते थे। पर जब से उसने अपने दुश्मनों को मार दिया, तब से ऐसे सपने आने बंद हो गए थे। लेकिन आज वह खुद समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। प्रताप ने अपने फोन में देखा। अभी रात के 3 बजे थे। वह अपने कमरे से बाहर बालकनी में आया। बारिश अब रुक चुकी थी और बाहर भीगी भीगी हवाएं चल रही थीं। वह बार बार वही सपना याद कर रहा था। वह खुद से यह झूठ नहीं बोल सकता था कि जिस लड़की को उसने सपने में दूर जाते देखा था, वह वही लड़की थी जो कुछ समय पहले उसे घायल मिली थी। वह तब तक अस्पताल में रुका रहा था, जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो गया। जब उसे वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, तब प्रताप अपने लोगों को वहां छोड़कर घर चला आया। फिर उसने खुद को समझाया कि उसे किसी के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए जिसे वह जानता तक नहीं। सुबह का वक्त, प्रताप तेज कदमों से सीढ़ियां उतर रहा था। तभी प्रताप की मासा अमृता जी ने उसे रोककर पूछा, क्या हुआ प्रताप? आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? प्रताप ने अपनी रफ्तार नहीं रोकी और पैलेस से बाहर जाते हुए बस इतना कहा, एक जरूरी काम है मासा। अमृता जी ने पीछे से आवाज लगाई, पर बेटा नाश्ता तो करते जाए। प्रताप ने कोई जवाब नहीं दिया और तुरंत वहां से निकल गया। अस्पताल में अजय इधर उधर हो रहा था। वह प्रताप का इंतजार कर रहा था। उसे अंदर से बहुत डर लग रहा था। पता नहीं आज क्या होने वाला है। उससे इतनी बड़ी गलती जो हो गई थी। जब प्रताप अपने बॉडीगार्ड के साथ वार्ड में दाखिल हुआ, तो वहां खड़े सभी लोगों के पैर कांप रहे थे। प्रताप ने गुस्से से अजय की ओर देखा और दांत पीसते हुए पूछा, तुम सब क्या कर रहे थे जब वह लड़की यहाँ से चली गई? प्रताप को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि माया नाम की वह लड़की बिल्कुल भी आम नहीं थी। उसमें कुछ तो खास बात थी। उसके विचार उसे किसी भी हालत में दोबारा मिलने को मजबूर कर रहे थे। प्रताप को गहरी सोच में डूबा देख अजय ने धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए कहा, सर, हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ एक नाम के आधार पर हम कुछ पता नहीं कर सकते, और फिर फुटेज डिलीट हो जाने के कारण हमारे पास उनके चेहरे का भी कोई डेटा नहीं है। ये सुनकर प्रताप ने गहरी नजरों से अजय की ओर देखा, तो अजय ने घबराकर गला साफ करते हुए कहा, सॉरी सर। वह कल रात मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। रात का समय था और अंधेरा भी था। आपने ही उस लड़की को उठाकर अस्पताल पहुंचाया था, तो मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, और फिर दूर से देखने पर मैं ठीक से याद भी नहीं रख पाया। मैंने कोशिश करी थी स्केच आर्टिस्ट के साथ उसका स्केच बनाने की, मगर वह मुझसे नहीं हो पाया। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे झुका लिया और फिर आगे बोलना कंटिन्यू रखा, सर, अगर आप चाहें तो मैं एक स्केच आर्टिस्ट को भेज सकता हूँ जो आपके मुताबिक उसका स्केच बना देगा। इससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो सकती है। ये कहने के बाद अजय चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान बढ़ने लगा हो। कुछ देर की शांति के बाद उसने अपना टाई थोड़ा ढीला किया। उसे अचानक पसीना आ रहा था। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसने प्रताप से कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कुछ देर बाद प्रताप ने जवाब दिया, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है वह लड़की कभी न कभी फिर सामने आएगी। फिलहाल इस बात को छोड़ दो, यह मामला अभी के लिए बंद है। ये सुनकर अजय ने राहत की सांस ली। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर खड़ा रहा, वरना अंदर से तो वह खुशी के मारे उछल रहा था। प्रताप ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा इस्तीफा मैं रद्द कर रहा हूँ, और हाँ, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा चेक करो और ज़रूरत हो तो उसमें सुधार करो। जब तक निखिल वापस नहीं आता, तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई लापरवाही न हो, वरना तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रताप की बातों में छिपी चेतावनी साफ नजर आ रही थी। अजय ने तुरंत सिर हिला दिया। प्रताप ने आगे कहा, अगर सारी बातें समझ गए हो तो अब जा सकते हो। अजय तुरंत वहां से निकल गया। अजय के जाने के बाद प्रताप फिर से अपने गहरे ख्यालों में खो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, माया। प्रताप को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि माया नाम की वह लड़की बिल्कुल भी आम नहीं थी। उसमें कुछ तो खास बात थी।
उसके विचार उसे किसी भी हालत में दोबारा मिलने को मजबूर कर रहे थे। प्रताप को गहरी सोच में डूबा देख अजय ने धीमी आवाज में हिचकिचाते हुए कहा, सर, हमारे पास उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ एक नाम के आधार पर हम कुछ पता नहीं कर सकते, और फिर फुटेज डिलीट हो जाने के कारण हमारे पास उनके चेहरे का भी कोई डेटा नहीं है। ये सुनकर प्रताप ने गहरी नजरों से अजय की ओर देखा तो अजय ने घबराकर गला साफ करते हुए कहा, सॉरी सर, वह कल रात मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। रात का समय था और अंधेरा भी था। आपने ही उस लड़की को उठाकर अस्पताल पहुंचाया था तो मैं उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, और फिर दूर से देखने पर मैं ठीक से याद भी नहीं रख पाया। मैंने कोशिश करी थी स्केच आर्टिस्ट के साथ उसका स्केच बनाने की, मगर वह मुझसे नहीं हो पाया। ये बोलकर उसने अपना सर नीचे झुका लिया और फिर आगे बोलना कंटिन्यू रखा, सर, अगर आप चाहें तो मैं एक स्केच आर्टिस्ट को भेज सकता हूँ जो आपके मुताबिक उसका स्केच बना देगा। इससे हमें उसे ढूंढने में आसानी हो सकती है। ये कहने के बाद अजय चुप हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का तापमान बढ़ने लगा हो। कुछ देर की शांति के बाद उसने अपना टाई थोड़ा ढीला किया। उसे अचानक पसीना आ रहा था। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसने प्रताप से कुछ गलत तो नहीं कह दिया। कुछ देर बाद प्रताप ने जवाब दिया, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे यकीन है वह लड़की कभी न कभी फिर सामने आएगी। फिलहाल इस बात को छोड़ दो, यह मामला अभी के लिए बंद है। ये सुनकर अजय ने राहत की सांस ली। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल कर खड़ा रहा, वरना अंदर से तो वह खुशी के मारे उछल रहा था। प्रताप ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा इस्तीफा मैं रद्द कर रहा हूँ, और हाँ, हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सिस्टम को दोबारा चेक करो और ज़रूरत हो तो उसमें सुधार करो। जब तक निखिल वापस नहीं आता तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कोई लापरवाही न हो, वरना तुम्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रताप की बातों में छिपी चेतावनी साफ नजर आ रही थी। अजय ने तुरंत सिर हिला दिया। प्रताप ने आगे कहा, अगर सारी बातें समझ गए हो तो अब जा सकते हो। अजय तुरंत वहां से निकल गया। अजय के जाने के बाद प्रताप फिर से अपने गहरे ख्यालों में खो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, माया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2 महीने बाद सुबह का वक्त था। राठौर पैलेस में पृथ्वी जी, अमृता जी, नव्या और प्रताप सभी डाइनिंग एरिया में नाश्ता कर रहे थे। प्रताप ने अभी अपना चम्मच उठाया ही था कि एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए उसके पास आए और उसके पैरों को पकड़कर मासूमियत से बोली, काकोसा, आपने नाश्ते के लिए वेदा का इंतजार नहीं किया। प्रताप ने मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया और कहा, हमारी प्रिंसेस वेदा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा इंतजार न करूं? बस आज मुझे जल्दी थी, इसलिए माफ कर दो प्रिंसेस। वेदा के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। तभी अदिति सामने से आए और बोली, माफ कीजिएगा देवर सा, आपके सामने ये हमारी एक नहीं सुनती। नव्या ने नाराजगी से कहा, भाभी सा, आप बाहर क्यों आईं? आपको अपने कमरे में ही रहना चाहिए था। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। हम आपका नाश्ता कमरे में ही भेज देते। अदिति ने मना करते हुए कहा, नहीं, अब हम अपने कमरे रहते रहते थक गए हैं, तो सोचा आप सबके साथ ही नाश्ता कर लूं। और वह सबके साथ बैठ गई। प्रताप ने वेदा को बाजू की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, चलो अब हमारी प्रिंसेस आराम से अपना पसंदीदा नाश्ता करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कुछ देर बाद प्रताप घर से निकल रहा था। उसने नाश्ता कर लिया था और जल्दी जल्दी कुछ दस्तावेज देखते हुए अजय को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जब वह तेज कदमों से चल रहा था तभी उसकी मासा की आवाज आई, कुंवर सा, क्या आप शहर से बाहर जा रहे हैं? राजतिलक में सिर्फ 1 हफ्ता ही बाकी है। हमें लगता है कि आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपना काम टाल नहीं सकते? प्रताप कुछ कहता, इससे पहले ही पृथ्वी जी बोले, यह आप क्या कह रही हैं, अमृता? जाते समय प्रताप को टोकना ठीक नहीं। पृथ्वी जी की बात सुनकर अमृता जी ने धीमी आवाज में कहा, माफ कीजिएगा बाबा सा, लेकिन हमें प्रताप की चिंता हो रही है। कुछ सही नहीं लग रहा। अंदर से घबराहट हो रही है और आप जानते हैं राजतिलक का समय कितना नाजुक होता है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। पृथ्वी जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, प्रताप अपना ख्याल खुद रख सकता है। आप भी उस पर भरोसा कीजिए। उनकी बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि प्रताप वहां से निकल चुका था। वह अपने वक्त का पक्का था। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरा क्या चाहता है, वह वही करता था जो उसका मन कहता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगले दिन सुबह राठौर पैलेस हर रोज की तरह सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे। तभी अचानक दौड़ते हुए अजय वहां आ पहुंचा।
वह दौड़ने की वजह से हौंफ रहा था और उसके माथे पर पसीना था। एक नज़र उसे देखकर पृथ्वी जी ने पूछा, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अजय का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर उसने बहुत हिम्मत जुटाई और घबराते हुए बोला, हुकुम सा, कुंवर साहब, उनका प्लेन क्रैश हो गया है और हम उनका पता नहीं लगा पा रहे हैं। ये सुनते ही जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अमृताजी तो बैठे बैठे ही बेहोश होकर गिरने लगी, लेकिन अदिति ने उन्हें तुरंत संभाल लिया। नव्या ने सारी बातों से बेखबर वेदा को अपने गले से लगा लिया और उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए।